अभी तहजीब का नोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। अभी तहजीब का नोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर के ज़िय्ज़त नाजरीन को सईद नारबली का प्यार भरा आदाब। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, शादाब होंगे इंशाअल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर की कोशिश है कि हम नए नए मौज़ूआत को लेकर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं और इन मौज़ूआत पर सैर हासिल बहस करते बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी के सिलसिले में आज का जो मौजू हमने चुना है वो है दौरे हाजिर के तनाजुर में अदीब की जिम्मेदारियां। और इन मौज़ूआत पर जिन शख्सियात को हमने आज दावत दी है वो हैं महाराष्ट्र से डॉक्टर हाजिरा बानो। डॉक्टर हाजिरा बानो जी समाही रिसाला हाशिया की मुदीर आला हैं। ये उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ के अलावा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से हमारे साथ डॉक्टर हिलाल अहमद साहब जुड़े हैं और मोहतरम हाजिरा नूर ज़रियाब, आप भी महाराष्ट्र से ही हैं और आप एक शायरा और कलमकार हैं। आप तमाम मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। पहला सवाल मैं डॉक्टर हाजिरा बानो जी से करना चाहूँगा। डॉक्टर साहिबा, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचती है? हाँ सर। जी हाँ, आपसे हमारा सवाल है, आज इस बात का हर जानिब शोर है कि साइंस की बदौलत दुनिया एक आलमी गांव की हैसियत इख्तियार कर चुका है जी। तो इस अमर को मलहूज नजर रखकर असर हाजिर के अदब को इलाकायत ही तक महदूद क्यों रखा गया है? जी सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। और वक्त का तकाजा भी यही है कि हम इस सवाल पर संजीदगी से गौर करें। जी। आज का तकलीफकार ये चाहता है कि एक बेहतर शख्सियत के साथ मैं भी अपने अतराफ व अपनाफ के किरदारों को अपनी तखलीक में पेश कर सकूं। जाहिरी बात है, जो वो देखता है वही लिखता है, जो वो महसूस करता है उसी को सफ़े खतास पर लाता है ताकि वो अपनी तकलीफ को ज्यादा से ज्यादा हकीकत खरीद कर महसूस करवा सके। दूसरी एक वजह यह है कि अदब की उसत में कमी आई है। जहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वहीं पर वक्त के दायरे को हम सिमटता हुआ भी देख रहे हैं। बिल्कुल। आज क़राइन को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो दीगर इलाकों के अदब का भी मुताला करें, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि दीगर तहजीब के रस्मात और कल्चर को भी वो करीब से देखें, महसूस करें, उनकी अच्छाइयों को अपनाएं, उनकी बुराइयों से भी बाखबर होने की कोशिश करें। तो ये सारी चीजों से आज का इंसान दूर होता जा रहा है। इसके अलावा जो मेरी नजर देख रही है वो ये है कि अब का इंसान एक मशीनी दौर से गुजर रहा है, इसके साथ ही वो हर मामले में खुद पसंद भी होता जा रहा है। इसलिए वो अपने इलाके की जो हुदूद देखता है उन हुदूद से ना वो अपने जहन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है ना अपने दिल को। नतीजतन वो इलाके वारियत को पसंद करके इसी पर इक्तिफा व खिनात करने लग गया। एक तरफ और आप देखते हैं कि तकलीफकार जो होते हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि अगर उनकी पहचान उनके अपने इलाकों में ना हो तो फिर क्या फायदा। जाहिरी बात है कि जैसे चराग तले अंधेरा होता है तो अब ये महावीरा उल्टा होने लग गया है और लोग ये महसूस करने लगे हैं कि अपने इलाके में हम ज्यादा से ज्यादा अपनी नामो नमूद की नुमाइश कर सकें। किसी दौर में ऐसा हुआ करता था कि चलिए यहाँ नहीं तो हमारी शोहरत कहीं बाहर होती है, लेकिन हमारी बात सही तौर पर तो वहाँ पहुँचे। लेकिन आज का तकलीफकार ये चाहता है कि पहले मैं अपने इलाके में जाना पहचाना जाऊं, मेरी तकलीफ की पूरी खोज, पूरी तहकीक मेरे अपने इलाके में सबसे पहले हो, उसके बाद मैं है तो बाहर की दुनिया में कदम रख सकूं। सबसे पहले मैं जिस माहौल में रहता हूँ वहाँ पर मैं अपना अदबी रस्म कायम कर सकूं।
इन तमाम वजूहात की बिना पर अदब एक छोटे से इलाके में समाता जा रहा है। जिन तकलीफकारों ने कमजोरी को समझा वो इसको दूर करने की कोशिश में भी लगे हैं, और आज आप देख भी रहे हैं कि कई तकलीफकार ऐसे हैं और जो अपना नाम दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचा रहे हैं और वहाँ की तकलीकात से भी बहुत ज्यादा फायदा भी उठा रहे हैं। ये भी हम है तो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि एक अच्छा तकलीफकार वही होता है जिसने अपने मकसद को और अपने नस्ल ऐन को एक मकसदी पैरहन में मुतय्यन किया है। वो तालियों और वाहवा से बुलंद होकर अपनी तकलीफ को पेश करना चाहता है। जैसा कि मैक्सिम गोरकी ने बताया था कि अदब ही एक इंसानियत का बेहतरीन नक्काद होता है। जहाँ पर हम इंसानियत की इस्लाह की बात करते हैं तो वहाँ पर अदब को हमें मंजूर नजर रखना होगा। अदब के जरिए ही इंसानियत की बेहतरीन तखलीक करनी होगी और इलाकाइयत से ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें ये फजाइल बातिनी की जमालियात से ताल्लुक रखती हैं। तो जाहिरी बात है कि जब तक हम इन पर अपना असर नहीं डालेंगे हमारी माशरे की रूह भी बेअसर रहेगी। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि इन इलाके से ऊपर उठते हुए हम अपने माशरे को हम एक ऐसी मिठास दे सकें कि वो उस शीरनी और उस हलावत के साथ माशरे को कुव्वत भी फराहम कर सके। इस तरह की सारी चीजें देखते हुए और सारी तहजीबी अखबार की कूट फूट और उसके इंतशार को दुरुस्त करते हुए आज के तकलीफकार को इलाकाइयत से ऊपर होके जिंदगी की एक नई रूह को अपने माशरे में फूंकना है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और इन तमाम तकलीफकारों को एक मुस्बत सोच की तरफ लेकर जाना होगा। इसमें मैं समझती हूँ कि शायद सोशल मीडिया या सहाफती इक़दामात भी उठाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पहले तख्लीकी सांचे दुरुस्त करना जरूरी है। बिल्कुल। और इन तख्लीकी सांचों में अमन व अदल की जड़ों को सबसे ज्यादा मजबूत करना है, नेकी का हुस्न भी कायम रखना है और बदी की बदसूरती को भी उजागर करना है। बिल्कुल, ये शायद वाकई की अहम जरूरत भी है। जी जी बिल्कुल। और तभी जाकर हमारे तहजीबी माशरे की एक नई तश्कील होगी, क्योंकि तकलीफकार जो होता है वो तकलीफकार दो आंखों के अलावा एक तीसरी आंख भी रखता है। जब तक ये जुल्म की हम बादे समूम को चलते हुए देखते हैं तो हमारी सबसे पहली नजर अदीबों और शोरा पर ही जाती है, ताकि वो एक कलम की तलवार को इस अंदाज से इस्तेमाल कर सके कि माशरे का सारा फरसुदा मादा उसको इस तलवार की इस कलम की नोक से इस नश्तर का इस्तेमाल करते हुए तमाम फरसुदा मादे को बाहर निकाले और माशरे को सेहतमंद करे। और जब तक फर्ज की ये हस्ती की इकाई को जब तक अदबा शोरा तस्लीम नहीं करेंगे वो खुशगवार माशरा नहीं दे सकेंगे। इसके बाद जब हम देखते हैं, देखिए कि यूरोप में जहाँ जितने अदीब और जितने शोरा होते हैं तो वहाँ पर उनकी तमाम की तरवीज की जाती है और वो हर मौजू पर कलम उठाते हैं। इसके बरस जब हम हमारा मशरकी माशरे में हम देखते हैं, हमारे अदब में जब हम इन दोनों को देखते हैं, अदीबों और शायरों को जब हम देखते हैं तो इनके पास गिने चुने मौजूआत ही हैं और इन्हीं के ऊपर वो अपनी तबा आजमाई करते हैं। तो इससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। और इनके पास में ये जो चीज है जिससे कि वो सिर्फ दुश्मन का सर पता करने के लिए निकलते हैं, तो मेरी नजर में दुश्मन का सर पता करने की बजाय ये अदल से इंसाफ लेते हुए ये दुश्मन का दिल पता करने की तरफ अगर तवज्जो दें तो हमारा माशरा मजीद सेहतमंद हो सकता है और हमारा इलाका और इलाके से ऊपर उठते हुए फिर हमारा समाज और समाज से ऊपर उठते हुए मुल्की सतह पर और फिर मुल्की सतह से ऊपर उठते हुए दुनियावी सतह पर हम अपना अदब बेहतरीन तौर पर पेश कर सकेंगे। और आज के अदीब के पास वसाइल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अगर दौर अदीब की बात करें उसकी निस्बत दौर हाजिरा में काफी कुछ सहूलियात उसके पास दस्तियाब हैं। जी जरूर, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मौजूद हैं, इसके ऊपर तख्लीककार अपनी नई फिक्री सिमत पेश कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा फरीजा है आज उनके सामने। और ये सब जमा करते हुए अपनी पूरी कुव्वत को जमा करते हुए ये तमाम सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए वो
हमारे लिए रहनुमा का काम अंजाम दे सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ बात डाली है, अपनी बात जो आपने हम तक पहुंचाई बड़ी तफसील के साथ, हम बड़े मशकूर हैं आपके। अब मैं डॉक्टर हिलाल अहमद साहब। यस सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आप तक हमारी आवाज ठीक से पहुंच रही है? जी जी सर, जी सर। जी हाँ, जी हाँ। आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर साहिबा को। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दौर हाजिरा के तनाजुर में अदीब की जिम्मेदारियां क्या है? जी सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर। देखिए सर, पहले हम अदब की तरफ जाते हैं। अदब जो है, अदब के दो हिस्से होते हैं, नसर और नाज़म। नाज़म में शेर व शायरी आती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, और नसर जो है, नसर में दलील, दास्ताने, अफसाने, नावल वगैरह ये चीजें आती है। लेकिन होल में अगर हम देखेंगे तो अदब में एक वुसअत है, अदब का दामन बहुत वसी है। तो दूसरी बात यह है कि अदब जो है दोनों हिस्सों में लचक है। ये समाज के आशूब, समाज के मुआशरे के मसाइल या मुआशरे के तरफ को आप में जज़ब कर सकता है। लेकिन ऐसा शायर या अदीब होना चाहिए जो अदब को समाज का आईना बनाए। मौजूदा दौर में आप देखते हैं कि लोग मादी परस्त की तरफ जा रहे हैं, लोग मादी परस्त बन गए हैं, अदब की तरफ तवज्जो कम दे रहे हैं लोग। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि अदीब जो है, अदीब एक लीडर होना चाहिए, इसका दिल जो है, दिमाग जो है बहुत वसी होना चाहिए। ये मादियत की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसे क्या होना, इसे करना चाहिए कुछ समाज के लिए, क्योंकि अदीब जो है, अदीब एक हसास इंसान होता है, समझदार इंसान होता है। समाज की बड़ी जिम्मेदारियां होती है इस पे। जी जी जी, मैं कहना चाहूंगा कि अदीब जो है, अदीब की शानों पे बहुत जिम्मेदारियां होती है। अदीब ऐसा अदब तराशना चाहिए अदीब को कि वो माशरे का बिल्कुल हूबहू आईना बने, और ऐसा आईना बने जिसमें मुनकश हो पूरा समाज। और ये जो है अदीब जो है, अदीब का एक इम्पोर्टेंट रोल है समाज में। आज आप देखते हो मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं समाज में, लेकिन अदब जो है, अदब साइड में अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून है समाज के लिए। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि अदीब जो है, अदीब का एक इम्पोर्टेंट रोल है समाज को बनाने में। तो इसलिए अदीब को चाहिए कि वो ऐसी चीजों को तराशे, ऐसे अदब को तराशे जो बिल्कुल समाज में एक बेहतर बनाने के लिए कलीदी रोल अदा करे, और वो ऐसा भी हो कि जो हर किसी को तस्लीम हो। जी जी जी। जैसे भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि कलम की नोक अगर सही मानों में काम करना शुरू करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम हमारे मुआशरे से, चाहे वो मुल्की सतह पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, हम बुराइयों को निकाल सकते हैं। जी जी सर, जी सर। आपका इशारा भी शायद उसी चीज की तरफ है। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि तलवार या बंदूक की उतनी ताकत नहीं है जितनी कलम में है। बिल्कुल। कलम पूरे समाज को बदल सकता है, कलम पूरे मुल्क को बदल सकता है। अगर कलम अच्छे वे में जाए, अच्छी तरह से उठे, अच्छी चीजें लिखे, तो पूरा समाज बदल सकता है, पूरे समाज में बेहतरी आ सकती है। अगर मिसाल के तौर पर हम हमारे उदबा जो है मौजूदा दौर के, इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, टेक्नोलॉजी इनके आगे है, इनके आगे कंप्यूटर है, इनके आगे मोबाइल है, इनके आगे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनको चाहिए कि वो तखय्युल को इतना जोर दे कि वो उनका अदब जो इनकी तख्लीक है वो मुकाबला कर सके जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुकाबला करे तो ही समाज बेहतर बन सकता है। क्योंकि गलबा जिस चीज का हो, अगर गलबा, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को आपको समझा इस तरह कहना चाहूंगा कि अगर कोई चीज जब गालिब आती है समाज में तो उसका राज होता है। जी हाँ बिल्कुल। मिसाल के तौर पर मौजूदा दौर में कंप्यूटर आ गया है या कोई और चीज आ गई है, जानलेवा चीजें आ गई है, तो उनका दौर है। तो इस तरह समाज में अगर अदीब अपनी तखल्लुस पे जोर देकर ऐसे अदब को तराशे, ऐसे अदब को बनाए ताकि वो गालिब आए उन चीजों में, जदीद टेक्नोलॉजी पे गालिब आए, तो जाहिरन ये है कि अदब जो है, अदब समाज का आईना बने। अदब के जरिए ही मुआशरा ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब आपको रोकते हुए मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमारी अदबी दुनिया है, कहीं उनको आपस के मेल मिलाप में, आपके एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में
कहीं कोई कमी तो नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि अनानियत इसमें एक, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी कहा था कि अनानियत, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई चीज लिखूं, मैं समाज में बेहतरीन लाने की कोशिश करूं, तो दूसरा तनकीद निगार मेरी तनकीद करके मुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शाना बशाना हर एक शायर, हर एक अदीब को निकलना चाहिए आगे, ताकि समाज में बेहतरी आए, ताकि समाज में दूसरे की हौसला अफजाई करे, उन्हें न तनकीद का निशाना बनाए एक दूसरे को। बिल्कुल, तनकीद सही है, तनकीद के बगैर हर चीज जंगल है, वो तनकीद होनी चाहिए। हाँ, हौसला देना चाहिए एक दूसरे को, ताकि शाना बशाना निकले, तरक्की के राह पर गामजन करे समाज को। उम्मीद करेंगे डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि जो हमारा अदबी फील्ड जो है, जो हमारे अदीब हजरात है, ये कौम का एक सरमाया होते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने आप को उन तवाज़ुन पर, उन तकाज़ुन पर पूरा उतारने की कोशिश करेंगे जिनकी उम्मीद उनसे आने वाली नस्लें करती हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। अब मैं मोहतरमा हाजरा नूर ज़रियाब की तरफ आऊँगा। हाँ ज़रियाब साहिब, आप हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। कहाँ खैर मकदम है आपका उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा मैडम, दौर हाजरा में अदबी असनाफ में कौन सी सनफ कामयाब है? और प्लीज दौर हाजरा में अदबी असनाफ में कौन सी सनफ कामयाब है और इसकी कामयाबी के क्या असबाब है, इस पर आपसे बात करनी चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अदब में दो हिस्से हैं, एक नस्र और एक असनाफ़े सुखन। असनाफ़े सुखन में, अदबी असनाफ़े सुखन में मैं देखती हूँ जहाँ तक दौरे हाजरा में नज्म और गजलों का बहुत ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा, यानी लोग उसको मानते हैं और समझते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक शेर कहती चलूं कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहम जाते हैं, उरूज आदम साकी से खाकी से अंजुम सहम जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। बड़ा दिल को छू लेने वाला अंदाज हमारे इकबाल ने, यानी इकबाल जो है ये बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं। इन्होंने नज़्म पर भी बहुत ज्यादा अपना, यानी हमको वर्षा देकर गए हैं, और गजलियात पर भी बहुत ज्यादा इनका काम है। इनका एक नया अंदाज, एक नया असलूब इन्होंने छोड़ कर गए हैं हमारे दरमियान में। और मैं बताती चलूं कि इकबाल ने नई लफ्जियात, नए मौज़ूआत से हमको रोशनास कराया, और साथ ही साथ इब्तदाई दौर में इन्होंने रिवायत के दायरे से हटकर जो शेर हमको मुहैया किए हैं, अदब में एक मुकाम रखते हैं, बहुत बड़ा मुकाम। इस गजल जो है, गजल सबके दिल पर असर करने वाली एक सिंफ है, और वो हर इंसान के दिल पर असर करती है, क्योंकि शायर जब आप बीती कहता है तो सुनने वालों को वो जगबीती लगता है, और जाहिर सी बात है शायर की आप बीती जब जगबीती बन जाती है तो वो दिलों पर राज करता है। और ये इस तरह से कि जैसे कहना चाहिए, हम देखते हैं हयात में, कायनात में गुनागो मसाइल जो हर तरफ यानी एक तरह से बिखरे हुए हैं। गौर खोज किया इस पर हमने, और जब पता चला कि जिंदगी के बर्ताव, जिंदगी का रख रखाव और उसको करीब से देखना, और उसी रख रखाव और उसी बर्ताव को अपने अल्फाज में डालना, ये शायर का काम होता है। वो अपने कुव्वत मुतख़य्यला के जरिए इस काम को अंजाम देता है, और कायनात में जो भी हालात या जो भी वाक़यात आते हैं उसको वो अपने अल्फाज में जमा करके, सिमट कर दुनिया के सामने पेश करता है। चाहे वो इख्तियाराती कायनात की तख्लीक का, यानी ये कहना चाहिए ये एक मरकज है इंसान के लिए, और इनके पेश नजर जिंदगी के सभी रूप उसमें मुक़य्यद हो जाते हैं। एक तरफ हम देखेंगे कि सदियों की तारीख को सिमट कर नज़्मों में शामिल किया गया, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि गजलों में तमाम इंसानी जज्बात को सिमट कर उसको सारी दुनिया के सामने पेश किया गया। सही है जी, तो मैं ये कहती चलूं कि यहाँ पर आप देखें तो इश्क भी है,
यहाँ पर ज़बान की मिठास भी है, यहाँ हर वो जज्बा मौजूद है जो एक इंसान का दिल से जुड़ा होता है। गजल का वाहिद मुतकल्लिम जो होता है वो आशिक नहीं होता, बल्कि कायनात का हर वो रंग गजल अपने अंदर जम कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कदा और मैं कदे की कदरे, रियाकारी, फरेब, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती, ये तमाम मामला से जब इंसान नवद आजमा होता है और वो गजलियाँ एक मुकम्मल ढांचा जब पेश करता है वो गजल की शक्ल में दुनिया के सामने, तो दुनिया पर वो असर करता है। तो मेरे ये सोच है, मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो ये सिन्फ है गजल के सिन्फ और नज्म जो है ये इंसानी दिमाग पर हावी होती है और इन्हीं चीजों की बदौलत समाज में भी तब्दीलियां आती है। हम देखते हैं कि बच्चों के दिलो दिमाग पर भी ये सारी चीजें एक रिदम, एक सुर और एक कहना चाहिए तरन्नुम का तालमेल की शक्ल में भी बच्चों के दिमाग पर ये चीजें असर करती हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जिंदगी के गायत की तलाश और मकासद हयात और इसका तयन गजल के मौज़ूआत, और हालांकि बहुत कसीर मौज़ूआत है गजल के, अपने अंदर अपने पास में बहुत सारे कसीर मौज़ूआत रखती है और कि इनके दो टोक अंदाज में तो हम दर्जा बंदी नहीं कर सकते। गजल के मौजू की शनाख्त भी एक मसला है जिसका इन्हिसार गजल के शेर और उसकी ताबीर व तशरीह पर है। कि हम देखते हैं कि गोनागू वाक़यात और गोनागू हादिसात जिसको एक शेर में शायर मुकम्मल तौर पर पेश कर देता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे शोरा कराम गुजरे हैं, आपने देखा होगा कि मीर के कई अशार सब तरफ मशहूर है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि दूर बैठा गुब्बारे मीर उससे, दूर बैठा गुब्बारे मीर उससे, इश्क बिन अब ये अदब नहीं आता। ये अदब ऐसा अदब है कि वाकई में जब इश्क करने लगे शायर तो वो हर मौजू को एक दिल से महसूस करता है और दिल से महसूस करके जब वो दुनिया के सामने पेश करता है तो दुनिया उसको कबूल करती है। सबसे मशहूर सिनफ गजल की जो है अदब में गजल के सिनफ है, ये मेरा कहना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। अभी डॉक्टर साहिबा को आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि आज का अदीब जो है वो ज्यादातर अपने इलाके के हुदूद में ही रहना पसंद करता है। नहीं सर, मैं ये कहूँगी यहाँ पर मेरा एक यानी हो सकता है कि मैं थोड़ा हट जाऊँ इस मौजू से, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपने इलाके से हटकर हम अगर दुनिया को देखें, हम अगर पूरे एक यानी कहना चाहिए अगर मैं हूँ, अदब जो है अदब ने अपने आप को कैद करके कभी नहीं रखा है। अदब का दिल इतना वसी है कि ना उसने सरहद देखा, ना उसने जबान देखा, ना उसने किसी किस्म की कोई इलाकाइयत देखी, कोई इलाका नहीं देखा। बिल्कुल हाँ, रंग नस्ल नहीं देखा, ना कोई असलूब देखा, उस पर कोई चीज असर नहीं करती। अदब इतना वसी है। तो इलाकाइयत जो है तो यहाँ पर तो ये खाली बस एक सोच होती है हमारे कुछ लोगों की जिनमें अनापरस्ती है, अनारियत कहना चाहिए, माफी चाहती हूँ, है ये चीजें मौजूद होती है। अगर हम इंसान है तो इंसान में ये सारी चीजें है। बस मैं, मेरा इलाका, मेरी सोच और मैं जब मैं लफ्ज हट जाएगा तो दुनिया बहुत वसी हो जाएगी और हम उस दुनिया को अपने दोनों हाथों में कैद करके गले जब लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रंग निखर कर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ये लगता है कि शायर ने, एक अदीब ने अपने इलाके के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर रंग पर अपना असर छोड़ना चाहिए। हमारे सामने डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है, हमारे सामने गालिब है, मीर तकी, मेरे कई शायरी शख्सियतें हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो इलाके तक महदूद नहीं रहे। और हाँ, मैं ये भी एक बात सर एक मैसेज देती चलूँ कि मैंने खुद में ये तजर्बा है मेरी जिंदगी का, मेरा अपना तजर्बा है कि मैं ये देखती आई हूँ कि जो बड़े शोरा है तो वो लोग छोटों को जल्दी कबूल नहीं करते। ये कि यानी सामने से अगर बच्चा लिख रहा है या बच्ची लिख रही है तो आप उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए, चाहे वो जिस दर्द का लिखे। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हौसला अफजाई की, हौसला सीखने की जरूरत नहीं है।
फासला सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो गलतियां करेगा, जरूर करेगा, गलती उससे होंगी, तो आप उसकी ठीक है, उसको बड़ी मोहब्बत से समझाइए। और तनकीद भी जरूरी है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो तो बेहतर रहेगा। जी शुक्रिया आपका हाजरा जी। मैं अब वापस डॉक्टर हाजरा जी से के पास आऊँगा। हाजरा जी आप सुन रहे हैं हमें डॉक्टर साहिबान? हाँ, से मैं जानना चाहूँगा कि आजकल के मालूमाती दौर में किस तरह का अदब तहरीर होना चाहिए। आप खुद एक मुदीर हैं, आपसे ये जानना चाहें असर रसूख शख्सियात के ही मुकाले अदबी रिसालों में शाया हो रहे हैं, एक आम रिसर्च स्कॉलर के मुकाले शाया क्यों नहीं होते हैं, इसकी वजह क्या है? चूंकि आप एक मुदीर भी हैं। जी, इसकी वजह मैं ये समझती हूँ कि आज के जो रिसर्च तलबा हैं या इनसे हटके भी जो तलबा हैं, उनमें हम मुताले का फकदान बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। इन लोगों की अदब से दूरी और अपने आप में सिमट कर रहना, ये एक आम बात देखी जा रही है। ये लोग जो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेजेस में हो या वो चाहे सीनियर कॉलेजेस में हो, इन लोगों ने तालीम को सिर्फ बजरिए माश के लिए तालीम अपनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने सिर्फ माश के लिए अपनाया है, इनसे अपनी जिंदगी को अपने बनाया। दूसरी एक और वजह इनकी तहरीरों में नजर आती है, या जब भी वो कोई ऐसे लिखते हैं, सीधा साधा मजमून लिखते हैं या एक इख्तिबास भी तहरीर करते हैं, तो इंतहाई मामूली अल्फाज से मुज़य्यन इनके इख्तिबासात होते हैं। जैसे हम मानते हैं कि एक मुरस्सा उर्दू जबान वही होती है जिसमें मुहावरात इख्तियारात होते हैं। जब इन तलबा में मुहावरे और इख्तियारात की कम फहमी शुरू से ही पाई जाती है, अगर आप उनसे ये मैडम जी आप जरा आसान उर्दू में समझाइए, ये मुहावरे का मतलब क्या होता है, अरे इसको तो इस तरह से कहा जा सकता है, इसे ऐसा कहने की क्या जरूरत है। यानी ये लोग खुद एक मुरस्सा जबान को अपने हाथों से उसको सादगी की तरफ ले जाते हैं। इस वजह से इनकी तहरीर पर भी उसका असर दिखने तो ये तो कुदरती अमर है, कुदरती अमर वो आसानियां ढूंढते हैं। जी वो आसानी, तो इसीलिए उनके इख्तिबासात हमें उस तरह से नजर नहीं आते जैसे हम दिखना चाहते हैं। एक और बात हम इसमें महसूस करते हैं कि ये लोग तहजीब से दामन बचाना चाहते हैं। मेहनत से दूरी भी है इनके पास। जो असातिज़ा इनको मशवरे देते हैं, इन मशवरों को वो दरगुजर करते हैं, उनको इतना संजीदगी से नहीं लेते ताकि वो अपनी इस्लाह करके आगे बढ़ सके। चंद तलबा ऐसे होते हैं यानी जिनको हम मुट्ठी भर कह सकते हैं, उनकी तादाद बिल्कुल इस तरह है, लेकिन यहाँ पर हम जायद तलबा की बात कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी तलबा हैं वो इसी तरह से नजर आते हैं। और फिर कम से ज्यादा जैसे हम देखते हैं कि आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, मशीनी दौर है, तो ये सारे तलबा ये आजकल की ये सारी चीजों से फायदा उठाकर ये इसमें खुश रह जाना चाहते हैं और इसी उससे खुद को वो अफलातून और अरस्तु समझने लगते हैं। सोशल मीडिया से जैसे ट्विटर वगैरह है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सारी इनकी अपनी दुनिया है। और जाहिर बात है कि ये इसका जो अदब होता है ये एक सतही किस्म का अदब होता है। शायद इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी इससे मुत्तफिक होंगे। तो ये अदब जब वो लेकर चलते तो मायने से अदब नहीं होता, वो कोई मायने आफरीनी असर नहीं छोड़ने वाला होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन रिसर्च स्कॉलर के मज़ामीन और इनकी तख्लीकात को शामिल करने से गुरेज करते हैं। इसकी एक और वजह मैं ये समझती हूँ कि जहाँ कहीं भी अदबी गुफ्तगू होती है, जहाँ कहीं भी अदबी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो ऐसे तलबा वहाँ पर तो शिरकत करते ही नहीं, या फिर अगर शिरकत करते हैं तो बिल्कुल गायब दिमागी से शिरकत करते हैं। ये वहाँ से कुछ करने की नीयत से नहीं आते, वहाँ पर बस सिर्फ एक तफरीहन आते हैं और बस एक टाइम पास करने के लिए आते हैं। और इसके बाद इन सबके बाद जब उनकी तहरीरें सामने आती है तो तहरीरें चूचू का मुरब्बा होती हैं, क्योंकि ये सारी तहरीरें ये किसी न किसी जो इख्तिबासात उठाए हुए होते हैं, कॉपी पेस्ट किए हुए होते हैं,
तो इसलिए न इनमें कोई नुजरत नजर आती है, न कोई जिद्दत नजर आती है। नतीजतन फिर हम एडिटर हजरात उन्हें फिर शाये करने से खाते रहते हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। किसी भी फील्ड में अगर हम सिर्फ अदब की बात ही नहीं करेंगे, अगर किसी भी फील्ड की हम बात करेंगे, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सिर्फ पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, लेकिन जो पढ़ाई जिस इल्म के साथ अदब भी शामिल था वो उस इल्म से दूर होना चाहते। आजकल अगर हम देखते हैं, अगर आज हम देखेंगे अखबारों में या रिसालों में, जैसे हमारा दौर था, आपका दौर था, पहले का दौर था, तो अगर कोई रिसाला छपता था किसी अखबार में, किसी मैगजीन में, तो लोग बड़ी गहराई के साथ उसको मुताला करते थे, उसको पढ़ते थे। लेकिन आजकल का नौजवान जो है वो सिर्फ ऊपर हेडिंग पढ़ेगा और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेगा, बीच वाला छोड़ देगा। तो कुदरती बात है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो आप मैं डॉक्टर हिलाल साहब की तरफ आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए दौर हाजिरा में एक अदीब को किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, मुख्तसर से इस पर बात कीजिएगा प्लीज। जी, मौजूदा दौर में जो अदीब है उनको सबसे बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ, जैसे मैंने कहा कि मादियत की तरफ मादी परस्त बन गए हैं लोग पढ़ाई इसलिए नहीं करते हैं ताकि उन्हें शऊर मिले, उन्हें लाशऊर मिले, इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिले। इसलिए वो सिर्फ रोजगार की तरफ जाते हैं। इसलिए एक अदीब को चाहिए कि वो ऐसा अदब तख्लीक करे और ऐसी चीजें लाए समाज में कि लोग, ये जो बच्चे हैं, जो यूथ है, ये मजबूर होकर अदब की तरफ रागिब हो, ये अदब को पढ़े, ये अदब को जाने, ये मतलब समझे चीजों को, फिर खुद समाज बदलने लगेगा। ये चीजें हैं अदीब के सामने आज मौजूदा दौर में। मौजूदा दौर में अदीब के सामने बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है अदीब के लिए कि वो ऐसा अदब तलाश करे कि खुद को खुद तालिब इल्म मुतवज्जा हो जाए इसकी तरफ। तो ये इन चीजों का सामना करना पड़ता है एक अदीब को मौजूदा दौर में। बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज में कशिश हो तो लोग आप उसकी तरफ खुद आने लगेंगे लोग हैं, अगर कशिश ना हो तो लोग दूर भागे। से भी डॉक्टर साहब ने कहा। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि मौजूदा दौर में जो हमारे पास, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे या पूरे हिंदुस्तान के हवाले से बात करेंगे, तो हमारे लिए कोई वसाइल नहीं है। हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, सिर्फ एजुकेशन ही हमारे पास एक वसीला है जिससे हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, अदब ऐसा होना चाहिए जो रोजगार के साथ साथ दिमाग को भी थोड़ा सा बालें करे। मतलब ये कहने का ये है कि रोजगार भी मिले अदब से, और दिमाग का दामन भी वसी, ऐसा इल्म हो जिससे रोजगार भी मिले और साथ साथ में अदब भी मिले। ये इस चीज की कमी आज हर जगह, हर फिरके, हर इलाके में है कि पढ़ाई जरूर है, इल्म जरूर है, डिग्रियां जरूर है, लेकिन जब अदब की बात करते हैं तो वो उससे कोसों दूर है। सही है सर, सही। मोहतरम हाजिरा जी, आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके ख्याल में अदब और साइंस में क्या हम आहंगी? अदब और साइंस की हम आहंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, जैसा मैंने अपने पिछले मर्तबा कहा था कि अदब जो है वो कहीं से भी कोई अपने अंदर लचक रखता है, इतनी लचक है। साइंस से उसका जुड़ना या उससे हमआहंगी बहुत बड़ी है कि देखिए दुनिया जो है, पूरी कायनात ये सरबस्ता होकर पूरी तरह से हमारे सामने यानी अदब के सामने खड़ी है। अब उसको जिंदगी के हर पहलू को, चाहे वो जज्बाती एतबार से हो, चाहे मौजूआती हो, चाहे यानी कहना चाहिए मसाइल हो, या रूहानी अंदाज हो या सूफियाना अंदाज हो, ये तमाम अंदाज और ये कहती चलो साथ ही साथ के माहौल, कायनात जो है, कायनात के अंदर वर्ष के तमाम अलग अलग किस्म की चीजें पोशीदा है। उन तमाम पोशीदा चीजों को ऊपर लाना और उन पर अपने ख्यालात को बांधना और एक मजमून की शक्ल में या फिर एक कहना चाहिए अदब की शक्ल में उसको पेश करना, ये तख्लीककार के लिए आसान काम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने अल्फाज में मुकम्मल और
جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجسم وہ ایسا نظر آئے کہ وہ الفاظ میں اس کو ایسے باندھے کہ وہ مجسم اس کو وہاں نظر آئے. جیسے میں سائنس کا تعلق میں بتاؤں کہ ابھی فی الحال جو چیزیں آ رہی ہے، ٹیکنالوجی اتنی عام ہو چکی ہے کہ بچوں پر وہ اثر انداز کرتی ہے. ہمارے بچے کتابوں کی طرف نہیں دوڑتے. میرا وہ دور تھا، میرا وہ وقت تھا کہ میرے والد صاحب اگر کتاب پڑھتے ہوئے مجھے نظر آتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ اب وہ کتاب میں کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے بچے، موبائل ماں کے ہاتھ میں ہے، موبائل باپ کے ہاتھ میں ہے، تو بچہ دیکھے گا کہ موبائل میں ماں اور باپ کیا کر رہے ہیں. وہ سائنس جو بچے کو قریب کر رہی ہے زندگی کے، اور یہی سائنس اور یہی ٹیکنالوجی ہم ادبا اور ہم شعراء کو بھی زندگی سے پاس لیتی چلی جا رہی ہے. یعنی سمٹ گئی ہے زندگی، ایک مٹھی میں آ گئی ہے، ہمارے ہاتھ میں زندگی کے ہر معاملے آ گئے ہیں. تو ادب کو یہ تو ایک وسعت ملی ہے، یہاں پر کہنا چاہیے کہ ہم اپنا ادب پھیلانے کا ایک اچھا ذریعہ ملا ہے. دوسرا، ہماری اپنی تخلیقات بچوں تک، بوڑھوں تک، تمام ذہنوں تک پہنچنے کا یہ ایک ذریعہ ملا ہے. اور جو ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اپنے فن کو، ہماری تخلیق کو اور ہماری قدروں کو جو سمٹ کر اپنے جیسے نظمیہ شکل میں جو پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرنے کا طریقہ ایسا ہو جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ متاثر کو نہ ہو، سب کے دماغ پر، سب کے ذہنوں پر وہ اثر چھوڑ جائے، ایسا طریقہ ہو. تو سائنس کے اعتبار سے بھی میں کہوں گی سر، کیونکہ دنیا جو ہے ہماری سمٹ تو رہی ہے، لیکن جتنی اونچائی پر ہم لوگ جا رہے ہیں، کہتے ہیں جہاں پر کہنا چاہیے کہ عروج ہوتا ہے وہیں سے زوال ہوتا ہے. تو ہماری جی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی غرض کے ہر کسی کے دل و دماغ میں سائنس کی اہمیت بڑھے، ادب کے ذریعے اس کو فروغ ملے. ہماری جو قدریں جو ہے جو گھٹتی جا رہی ہے، جس کی کہنا چاہیے دماغوں سے اس کا اثر ظاہر ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو بھی وہاں پر اثر انداز ہو، ایسے انداز سے اس کو تخلیق کر کو پیش کرنا چاہیے. جی بالکل. اور جی ہاں، تو ابھی وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. تو میں ایک بات یہاں پہ کہوں، میرے خیال میں آپ سب لوگ میرے ساتھ متفق ہو جائیں گے. اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو قرآن پاک ایک ایسی مکمل کتاب ہے جس میں ضابطۂ حیات بھی ہے، جس میں سائنس بھی ہے، جس میں ادب بھی ہے، جس میں ہر ایک چیز موجود ہے. تو ہمارے ادیب حضرات کو، ہمیں اپنے ریسرچرز کو، اپنے بچوں کو ہی صرف مورد الزام نہیں ٹھہرانا ہے، ہمیں اپنی نئی پود کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرانا ہے. ہماری بھی اس میں ذمہ داری ہے. جو ہمارے سینئرز ہیں، ادیب ہوں، قلمکار ہوں، مدیر ہوں، کو جو بھی ہو، جو اس کے فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سر محمد اقبال، ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، غالب، میر تقی میر، دوسرے جتنے بھی ہمارے شعراء حضرات، ادیب حضرات، قلمکار حضرات گزرے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسی فیلڈ میں صرف کیا اور دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا. ہم امید کریں گے کہ ہمارے آج کے جو ادیب حضرات ہیں، قلمکار حضرات ہیں، اس شعبے سے وابستہ جو حضرات ہیں، وہ بھی اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. وہ دور حاضرہ کی مجبوریاں اپنی جگہ ہے، لیکن ادب کی ذمہ داری بھی اپنی جگہ ہے. میں آپ تمام مہمان کا پھر ایک بار اردو ورلڈ سرنی کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے ساتھ بات کی. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو سامعین کرام ہیں، ناظرین کرام ہیں ان تک یہ بات پہنچی ہوگی، اور ہمیں ان کی آرا کی بے حد تڑپ رہتی ہے، طلب رہتی ہے. اور ساتھ ہی میں اردو ورلڈ سری نگر کے ناظرین حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہمیں ایک حوصلہ ملے گا. جیسے ابھی تینوں مہمان حضرات نے بات کی کہ حوصلہ سب سے بہت ضروری چیز ہے، وہی حوصلہ ہمیں بھی ملے اور ہم آپ کی خدمت زیادہ سے زیادہ کر سکیں. اسی کے ساتھ میں سید نارب علی اور اپنے سید عرفان صاحب کے ساتھ آپ سے رخصت لے لوں گا، اور آپ کو اللہ کے امان اور فضل میں دے دیتا ہوں.